अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का सेट नंबर 5 एंड इन दिस सेट ऑल्सो वी विल प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है विच अमंग दी फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इन चारों में से हमें यह ढूंढना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। चलिए देखते हैं। एटाकामा डेजर्ट, चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड पेरू। सिम्पसन डेजर्ट, न्यूजीलैंड। रूबल खाली, कुवैत एंड लूत डेजर्ट और दश्ते लूत, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एटाकामा डेजर्ट लाइज एट द बॉर्डर ऑफ चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड पेरू। सिम्पसन डेजर्ट, न्यूजीलैंड, बिल्कुल गलत। रूबल खाली, कुवैत, बिल्कुल गलत। लूत डेजर्ट और दश्ते लूत, अफगानिस्तान, बिल्कुल गलत। चलिए मैप पे चलते हैं एंड इनकी लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं। यह है साउथ अमेरिका का मैप एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस मैप इज दैट ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑलराइट, यह है पेरू, यह है बोलिविया, यह है अर्जेंटीना, यह है चिले। इन चार कंट्रीज के बॉर्डर पे समवेयर हियर एक डेजर्ट लोकेटेड है एंड उस डेजर्ट का नाम है एटाकामा डेजर्ट। दैट मीन्स एटाकामा डेजर्ट लाइज एट द बॉर्डर ऑफ पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिले। ऑलराइट, इन चार कंट्रीज के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है कैप बी। ट्रिक है कैप बी। चिले, अर्जेंटीना, पेरू एंड बोलिविया, इन चार कंट्रीज के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है जिस डेजर्ट का नाम है एटाकामा डेजर्ट। ये भी है साउथ अमेरिका का मैप एंड साउथ अमेरिका के बिल्कुल सदर्न एंड में एक और डेजर्ट है जिसका नाम है पैटागोनिया डेजर्ट एंड दिस डेजर्ट लाइज इन अर्जेंटीना। दिस डेजर्ट लाइज इन अर्जेंटीना। अगर आप इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की टिप देखोगे, जो बिल्कुल सदर्न टिप है इसकी, इसको बोलते हैं केप हॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केप हॉर्न। ऑलराइट, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस मैप, वो क्या है? यहां पे देखिए, ये वेस्टर्न पोर्शन, यहां पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन्स। ये इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज माउंटेन रेंज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड ये कहां पे लोकेटेड है? ये भी है साउथ अमेरिका में। यहां पे आइए लेफ्ट साइड पे, यह है सिम्पसन डेजर्ट जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड दिस डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ और इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया: तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। एक बार फिर से, सिम्पसन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। All these deserts are located in Australia. ये है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये है एक आइलैंड एंड इसका नाम है तस्मानिया। इसका नाम है तस्मानिया एंड तस्मानिया इज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर सेपरेट करती है एंड उस नैरो पैसेज ऑफ वाटर का नाम है, उसका नाम है बास स्ट्रेट। उसका नाम क्या है? बास स्ट्रेट। दिस स्ट्रेट सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, अभी आपने यहां पे देखा कि ये पूरा इलाका डेजर्ट है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, दे आर लोकेटेड एट द कोस्ट्स। वो कहां पे लोकेटेड है? कोस्ट्स पे। ऑलराइट, यहां पे देखिए, ये है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन चार कंट्रीज में फैला हुआ है एक डेजर्ट जिसका नाम है रूबल खाली। ऑलराइट, ये है ईरान एंड ईरान की कैपिटल है तेहरान एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ ईरान इज शिराज एंड ईरान में ही डेजर्ट है जिसका नाम है लूत डेजर्ट और दश्ते लूत। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट डेजर्ट, ये है अफ्रीका का मैप एंड ये है नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट
and this Sahara Desert is the largest hot desert in the world. कुछ बुक्स लिखती हैं 10, but most of the books mention that this Sahara Desert extends in 11 countries. Sahara Desert extends in 11 countries. ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड सहारा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में. अफ्रीका में भी कहाँ पे? नॉर्दर्न एरिया में. ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका में. अभी हमने देखा कि ईरान में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, उसका नाम है लूत डेजर्ट और दश्ते लूत. ईरान में ही इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है एंड उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट. उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट. ऑलराइट. क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता है. इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता है. चाइना एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इट इज पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर चाइना एक इंपॉर्टेंट पोर्ट डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में एंड उस पोर्ट का नाम है ग्वादार पोर्ट. इस पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है. इस पोर्ट की वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. ऑलराइट. उसी इन्फ्लुएंस या चाइना का जो दबदबा होगा कहाँ पे? अरेबियन सी में. उसको काउंटर करने के लिए इंडिया चाबहार पोर्ट को ईरान में डेवलप कर रहा है. ऑलराइट. आई होप ये चीज़ें अभी तक आपको यहाँ तक समझ आ गई होंगी. मूविंग अहेड. विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि नॉट करेक्ट. पहली स्टेटमेंट है राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस बोला जाता था. बिल्कुल सही है. दूसरा, ऑन अगस्त 22, 1907 मैडम भीकाजी कामा became the first person to hoist Indian flag on foreign soil in Stuttgart, Germany. ये स्टेटमेंट भी सही है. तीसरा, सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स. ये स्टेटमेंट भी सही है. दैट मीन्स लास्ट ऑप्शन गलत है एंड यही हमारा आंसर है. ऑलराइट. राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड. अकबर सेकंड मुगल एम्परर, he gave the title of Raja to Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy, he founded Atmiya Sabha in the year 1815. Alright, Atmiya Sabha. And he also founded Brahmo Samaj in the year 1828. In the year 1866, Brahmo Samaj, it got divided into 2 sections. एक को बोलते थे आदि ब्रह्मो समाज एंड दूसरे को बोलते थे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. Adi Brahmo Samaj, it was led by Devendranath Tagore and Brahmo Samaj of India was led by Keshav Chandra Sen. Keshav Chandra Sen. Alright. And ये जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया है किसके खिलाफ? सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए. एंड फाइनली विलियम बेंटिक ही बैंड सती सिस्टम इन द ईयर 1829. लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बैंड द सती सिस्टम इन द ईयर 1829. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा राम मोहन राय के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स भी आपको याद करने हैं. एक है मिरतुल अखबार, एक है संवाद कौमुदी एंड एक है ब्रह्मनिकल मैगजीन. मिरतुल अखबार, संवाद कौमुदी एंड ब्रह्मनिकल मैगजीन. दीज आर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस. ऑलराइट. अभी हमने देखा कि मैडम भीकाजी कामा बिकेम दी फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन स्टटगार्ट जर्मनी इन 1907. वो फ्लैग कौन सा था? यहां पे देखिए, ये था वो फ्लैग. ऑलराइट, ये वाला फ्लैग था. इसी फ्लैग को होइस्ट किया मैडम भीकाजी कामा ने. कहां पे? स्टटगार्ट जर्मनी में 1907 में. ऑलराइट, वापस आइए. मैडम भीकाजी कामा, शी इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. Madam Bhikaji Kama is known as the mother of Indian Revolution. She was private secretary to Dadabhai Nauroji. She was private secretary to Dadabhai Nauroji. Dadabhai Nauroji, he is known as the grand old man of India. इन्होंने एक बुक भी लिखी है दादाभाई नौरोजी ने. उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इनका एक
फेमस न्यूज़पेपर भी है, उस न्यूज़पेपर का नाम था रास्त गुफ्तार, रास्त गुफ्तार। ऑलराइट, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहले इंडियन जिनको इलेक्ट किया गया वो थे दादाबाई नौरोजी, एंड ही वॉज इलेक्टेड इन द ईयर 1892। कहाँ से? फिन्सबरी से, फिन्सबरी से इलेक्ट हुए थे एज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। वापस आइए, ये है अभी का इंडियन फ्लैग, ठीक है। पहले सैफ्रॉन ऊपर, फिर वाइट, फिर ग्रीन, यानी कि SWG, सैफ्रॉन वाइट ग्रीन। एंड लेंथ इज टू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इज टू विड्थ, इसका रेशो कितना होता है? लेंथ इज टू ब्रेड्थ का रेशो होता है 3:2। ऑल राइट, एंड दिस फ्लैग was designed by Pingali. This flag was designed by Pingali Venkaya. All right, and this flag was adopted on 22nd July 1947। इसको अडॉप्ट किया गया कब? 22nd जुलाई 1947। ऑल राइट, सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज द प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स, ये सही है। एंड इनको प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। ऑलराइट, सुभाष चंद्र बोस ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन द ईयर 1939। उसके कुछ टाइम बाद ये सिंगापुर जाते हैं एंड वहां पे ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसकी ये कमान संभालते हैं, भागदौड़ संभालते हैं, एंड उसको ये नाम दे देते हैं आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे? सिंगापुर में। एंड आज़ाद हिंद फौज का मोटो क्या था? इत्तेहाद, इत्तेमाद एंड कुर्बानी, एंड कुर्बानी। दिस वॉज द मोटो ऑफ आज़ाद हिंद फौज। इत्तेहाद मतलब यूनिटी, इत्तेमाद मतलब ट्रस्ट और फेथ, फेथ और ट्रस्ट, एंड कुर्बानी का मतलब सैक्रिफाइस। दैट मीन्स मोटो ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज इत्तेहाद, यूनिटी, इत्तेमाद, फेथ और ट्रस्ट, एंड कुर्बानी मतलब सैक्रिफाइस। आज़ाद हिंद फौज की 5 ब्रिगेड्स थी, नेहरू, आज़ाद, सुभाष, गांधी एंड रानी झांसी। 5 ब्रिगेड्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज वेर नेहरू, आज़ाद, सुभाष, गांधी एंड रानी झांसी। रानी झांसी वॉज द विमेन रेजिमेंट, एंड इसको लीड कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मी, सॉरी, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल। रानी झांसी रेजिमेंट वॉज लेड बाय लक्ष्मी सहगल। ऑल राइट, एंड 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे एक एड्रेस दिया, एक भाषण दिया, एंड ड्यूरिंग दैट रेडियो एड्रेस ही कॉल्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। दैट मीन्स एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो एड्रेस में। एंड सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने बोला प्रिंस ऑफ पेट्रियट्स। ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, सुभाष चंद्र बोस ही गेव द कॉल दिल्ली चलो, एंड he also said give me blood and I will give you freedom. All right, अरुणा आसफ अली, अभी हमने देखा कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? मैडम भीखाजी कामा। एंड अरुणा आसफ अली इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा आसफ अली इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड 2 more important leaders are associated with क्विट इंडिया मूवमेंट। एक है राम मनोहर लोहिया एंड अनदर वन इज जयप्रकाश नारायण। ऑल राइट, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे हैं 4 सेंट्स, फेमस सेंट्स, एंड राइट साइड पे हैं इनके कुछ नेम्स, जिन नेम से इनको बुलाया जाता था। पहला है नुंदरेशी, इनको बोलते थे अलमदार कश्मीर। सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी अमीर कबीर, एंड शेख हमजा मखदूम महबूबुल आलम। एक बार फिर से, नुंदरिशी, अलमदार कश्मीर, सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी अमीर कबीर, शेख हमजा मखदूम महबूबुल आलम।
ऑल राइट। नुंद ऋषि, इनका श्राइन कहाँ पे है? चिरारी शरीफ बडगाम में इनका श्राइन है। एंड इनको और नामों से भी बुलाया जाता है। एक तो शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा, या तो शेखुल आलम। नुंद ऋषि भी इनका ही नाम है एंड अलमदार कश्मीर भी इनका ही नाम है। एक अफगान गवर्नर रहे थे, उनका नाम था अता मोहम्मद खान। एंड अता मोहम्मद खान ने कॉइन्स इशू किए थे इन द नेम ऑफ नुंद ऋषि और शेखुल आलम अलैहि रहमा। ऑल राइट। सैयद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान, इनका नाम है बुलबुल शाह। ठीक है। एंड एक तिब्बत से भागे हुए प्रिंस थे, उनका नाम था रिंचना। उनका नाम था रिंचना। एंड ही रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 1320 टू 1323। रिंचना वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुलबुल शाह, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे किनसे? बुलबुल शाह से। एंड ही एक्सेप्टेड इस्लाम। एंड इन्होंने अपना नाम रखा, रिंचना ने अपना नाम रखा मलिक सदरुद्दीन शाह। मलिक सदरुद्दीन शाह। ऑल राइट। एंड इन्होंने एक लंगर भी स्टार्ट किया जिसका नाम इन्होंने रखा था बुलबुल लंकर। लंकर इज द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ लंगर, जहां पे मुसाफिरों के लिए रहने का इंतजाम किया जाता था एंड उनके खाने का भी। मीर सैयद अली हमदानी, इनको बोला जाता है अमीर कबीर। एंड ये आए थे कब? कुतुबुद्दीन। ये आए थे कुतुबुद्दीन, एक शाहमीरी डायनास्टी रूलर थे, उनके टाइम पे मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर आए थे। ऑल राइट, पहली बार आए थे। इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब जो आपको याद करनी है, उस किताब का नाम है ज़खीरतुल मलूक। ज़खीरतुल मलूक। ऑल राइट। एंड कुतुबुद्दीन के बाद सुल्तान सिकंदर आए थे। ठीक है। एंड उन्होंने इनके लिए मीर सैयद अली हमदानी के ऑनर में एक खानका बनाया था, उसका नाम उन्होंने रखा था खानकाए मौला। खानकाए मौला। एंड खानकाए मौला, इट इज द ओल्डेस्ट श्राइन इन श्रीनगर एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जेहलम। ऑल राइट। शेख हमजा मखदूम, इनको बोलते हैं महबूबुल आलम। एक और इनका नाम है, इनको बुलाते हैं सुल्तानुल आरिफीन। सुल्तानुल आरिफीन। एंड इनकी श्राइन कहाँ पे है? इनकी श्राइन है रैनावारी श्रीनगर में। अगर ये है हरी पर्वत, इन हरी पर्वत के सदर्न स्लोप पे शेख हमजा मखदूम अलैहि रहमा का श्राइन है। ऑल राइट। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। शेंगेन जोन और शेंगेन एरिया वॉज इन न्यूज रिसेंटली। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? शेंगेन जोन या शेंगेन एरिया न्यूज में था, आपको बताना है कि यह किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप इज द करेक्ट आंसर। यूरोप इज द करेक्ट आंसर। यह न्यूज में क्यों था वो भी हम देखते हैं। एक कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है क्रोएशिया। जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जाग्रेब। एंड इसकी पहले करेंसी हुआ करती थी कूना। इसकी करेंसी हुआ करती थी कूना, लेकिन अब इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है। दैट मीन्स क्रोएशिया हैज बिकम द 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन। क्रोएशिया हैज बिकम द 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन, यानी कि ये क्रोएशिया 20th कंट्री बनी है जिसकी अब करेंसी हो गई है क्या? यूरो। पहले क्या थी? कूना। कैपिटल क्या है क्रोएशिया की? जाग्रेब। ऑल राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्रोएशिया पहले ही मेंबर था यूरोपियन यूनियन का। क्रोएशिया वॉज ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, लेकिन इसकी करेंसी अलग थी। इट वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोजोन। ऑल राइट। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज हैं, पहले 28 हुआ करती थी, बट जो यूनाइटेड किंगडम है इट लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, जिसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। अब अभी के टाइम पे 27 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, एंड उनमें से 20 कंट्रीज की एक ही करेंसी है, वो क्या है? यूरो। 20th कंट्री कौन सी बन गई है? क्रोएशिया। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि क्रोएशिया हैज नाउ बिकम द 27th नेशन इन द पासपोर्ट फ्री जोन। 27th नेशन इन द पासपोर्ट फ्री जोन
उस पासपोर्ट फ्री जोन का नाम है शेंगेन जोन। दैट मीन्स शेंगेन जोन यूरोप में एक पासपोर्ट फ्री जोन है। कितनी कंट्रीज का? 27 कंट्रीज का। यानी कि अगर आप इन 27 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में रहते हो एंड यू हैव टू ट्रेवल टू सम अदर कंट्री विच इज पार्ट ऑफ शेंगेन जोन, यू डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंट। आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की, अगर दोनों कंट्रीज किस में है? शेंगेन जोन में। ऑल राइट, आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैप भी देखिए, ये है यूरोप का मैप एंड यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है ये सारी कंट्रीज किसकी पार्ट है? शेंगेन एरिया या शेंगेन जोन। ऑल राइट, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। वापस आइए, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। नॉर्थ अमेरिका इज द मोस्ट प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। यूरोप को बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। यूरोप को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। साउथ अमेरिका को बोलते हैं बर्ड कॉन्टिनेंट, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, इसीलिए साउथ अमेरिका को बोलते हैं बर्ड कॉन्टिनेंट। बर्ड कॉन्टिनेंट। एंड अफ्रीका को क्या बोला जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को बोला जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। ऑल राइट, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे है 4 डिस्ट्रिक्ट्स एंड राइट साइड पे है इवेंट्स जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दे वर इन न्यूज। ठीक है, रामबन। रामबन क्यों न्यूज में था? रामबन में एक जगह है जिसका नाम है सनासर। रामबन में एक जगह है जिसका नाम है सनासर एंड सनासर में जम्मू डिवीजन का पहला टुलिप गार्डन बना है। दैट मीन्स रामबन किससे मैच होगा? टुलिप गार्डन। उधमपुर। उधमपुर में एक जगह है जिसका नाम है मंतलाई, जिसका नाम है मंतलाई एंड मंतलाई में इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर बना है। इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर कहां बना है? उधमपुर में। उधमपुर में कहां पे? मंतलाई में। दैट मीन्स उधमपुर किससे मैच होगा? इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर। अनंतनाग में बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कहां पे? फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ पहलगाम। यहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद सेंचुरी नेचर फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलके टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक 6 डे बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। कहां पे? पहलगाम विच लाइज इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ऑल राइट, डोडा बचता है एक ही, तो डोडा में सेलिब्रेट किया गया कंचोट फेस्टिवल। कहां पे? डोडा में एक जगह है जिसका नाम है भदरवा। भदरवा में सेलिब्रेट किया गया कंचोट फेस्टिवल। भदरवा में एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसको बोलते हैं लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री लेवेंडर फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन भदरवा डोडा। वन मोर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, सुबरदार मेला। सुबरदार मेला, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन भदरवा डोडा। एक बार फिर से, रामबन टुलिप गार्डन कहां पे? सनासर। उधमपुर मंतलाई में इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर। अनंतनाग पहलगाम में बर्ड फेस्टिवल एंड डोडा भदरवा में कंचोट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ऑल राइट, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। Who among the following helped Bhagat Singh escape in disguise from Lahore after the 1928 killing of British police officer J.P. Saunders? J.P. Saunders को मारने के बाद भगत सिंह को भागने में किसने हेल्प की? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गावती देवी। ऑप्शन सी, दुर्गावती देवी। एक ट्रेन जर्नी में दुर्गावती देवी, शी एक्टेड एज द वाइफ ऑफ भगत सिंह एंड जो राजगुरु है ना, ही एक्टेड एज देयर सर्वेंट। इन्होंने भेष बदला। दुर्गावती देवी एक्टेड एज द वाइफ ऑफ भगत सिंह एंड राजगुरु एक्टेड एज देयर सर्वेंट और फिर ये ट्रेन जर्नी से भाग गए। ऑल राइट, बाकी हमने भगत सिंह के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस किया है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल? इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकाली रिवर इज द करेक्ट आंसर। महाकाली रिवर का एक और नाम है शारदा रिवर। शारदा रिवर एंड एक और नाम है काली रिवर। एक और नाम है काली रिवर। महाकाली रिवर वॉज इन न्यूज। क्यों? क्योंकि यह है उत्तराखंड, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ एंड यह है नेपाल।
महाकाली रिवर पे एक ब्रिज बन रहा है जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, वहां पे एक जगह है जिस जगह का नाम है धारचूला, जिस जगह का नाम है धारचूला। इस जगह को कनेक्ट किया जाएगा किसके साथ? नेपाल के साथ, वाया अ ब्रिज। एंड जो ब्रिज किस पे बन रहा है? महाकाली रिवर पे। यहां पे आइए, ये है मैप, ये है नेपाल एंड ये है इंडिया। इसको इस अब मैं इस पोर्शन को यहां पे मैं जूम कर रहा हूं। ये है नेपाल एंड ये है उत्तराखंड यानी कि इंडिया। एंड एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? शारदा रिवर। ऑल राइट। कुशियारा रिवर वॉज ऑल्सो इन न्यूज। क्यों? बिकॉज दिस रिवर इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, और इस पे कुछ एमओयू वगैरह भी साइन हुआ था। आपको बस इतना याद रखना है कि कुशियारा रिवर फ्लोज एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑल राइट। एंड गंडक एंड कोसी क्या है? इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जिसमें एक है रामगंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी एंड महानंदा। रामगंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी एंड महानंदा, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक कौन सी है? एक मुझे याद आ रही है अभी, सोन रिवर, इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एंड कोसी को क्या बोला जाता है? कोसी रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार, ये भी आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे हैं 3 वैक्सीन एंड एक मेडिसिन या एक ड्रग। राइट साइड पे हैं 4 कंपनी जिन्होंने इनको बनाया है। हमें करेक्टली मैच करना है कि किस कंपनी ने कौन सी वैक्सीन या कौन सी मेडिसिन बनाई है। चलिए करते हैं। सर्वावैक, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। जाइकोव डी को बनाया है जाइडस कैडिला। BBV154 को बनाया है भारत बायोटेक। एंड 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, इसको बनाया है DRDO ने। एक बार फिर से, सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइकोव डी जाइडस कैडिला, BBV154 DRDO, सॉरी भारत बायोटेक एंड 2-डीऑक्सी ग्लूकोज DRDO। ऑल राइट। ये सर्वावैक क्या है? ये इंडिया की इंडिजीनियस वैक्सीन है। ये इंडिया की इंडिजीनियस वैक्सीन है फॉर सर्वाइकल कैंसर। फॉर सर्वाइकल कैंसर, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर इज सर्वावैक। एंड इसको डेवलप किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? पुणे। ऑल राइट। सर्वावैक जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ऑल राइट, ये आपको याद रखना है। Zycov D, it is a DNA-based vaccine for COVID-19. It is a DNA-based vaccine for COVID-19 एंड इसको बनाया किसने है? जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात में जाइडस कैडिला के हेडक्वार्टर्स हैं। BBV154 या जिसको बोलते हैं इनकोवैक, जिसको बोलते हैं इनकोवैक। ऑल राइट। एंड ये क्या है? ये है नीडललेस कोविड-19 वैक्सीन। नीडललेस कोविड-19 वैक्सीन, ये एक इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल मतलब जो नोज के थ्रू ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ना, वैसी ही ये वैक्सीन है, नीडललेस वैक्सीन। एंड BBV154 या इनकोवैक, इसको बनाया किसने है? भारत बायोटेक। एंड भारत बायोटेक के हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना। एंड बचा क्या? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, इट इज एन ओरल पाउडर। इट इज एन ओरल पाउडर, किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए। एंड इसको DRDO की एक लेबोरेटरी ने बनाया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, वो क्या है? वो है इम्वानेक्स। वो है इम्वानेक्स। इट इज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स एंड इसको बनाया है डेनमार्क की एक कंपनी ने, जिसका नाम है बावारियन नॉर्डिक। जिसका नाम है बावारियन नॉर्डिक। इंडिया की पहली वैक्सीन फॉर लंपी स्किन। इंडिया की पहली वैक्सीन फॉर लंपी स्किन एंड उसका नाम क्या है? उसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड। लंपी प्रोवाक इंड, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ इंडिया किसके लिए? लंपी स्किन। एंड लंपी स्किन एक कैटल डिजीज है। ऑल राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले जो USA है, इसने पहला वैक्सीन फॉर हनी बीज उसको अप्रूव किया।
वैक्सीन फॉर हनी बीज को अप्रूवल मिला, किसकी तरफ से? यूएसए की तरफ से। ऑलराइट, एंड उस वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है? उस वैक्सीन को बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है डैलन एनिमल हेल्थ। डैलन एनिमल हेल्थ यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज, इसको बनाया किसने है? डैलन एनिमल हेल्थ। ये एक यूएसए की कंपनी है, एंड ये एक यूएसए की कंपनी है, एंड इसको अप्रूवल मिला है। ऑलराइट, जो हनी बीज होते हैं उनमें एक डिजीज होती है, या जो उनके लार्वा होते हैं उनमें एक डिजीज होती है। उस डिजीज का नाम है अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज। अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज, ठीक है। एंड इससे जो बी के लार्वा होते हैं वो बहुत वीकन हो जाते हैं एंड दे डाई। इसीलिए ये वैक्सीन है, बिकॉज यूएसए में ये देखा गया कि हनी बीज की पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो रही है, इसीलिए इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो आपको याद रखनी है, उस वैक्सीन का नाम है कोविफेंस। उस वैक्सीन का नाम है कोविफेंस, एंड इट इज फर्स्ट प्लांट बेस्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19, एंड इसको अप्रूव किसने किया है? कनाडा ने। कनाडा ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, कोविफेंस, एंड इट इज अ फर्स्ट प्लांट बेस्ड वैक्सीन। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के हेडक्वार्टर्स कहां पे लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बना था इन द ईयर 1999। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके 5 मेंबर्स हैं: इंडिया, फिजी, मॉरिशस, सुरिनामे एंड नेपाल। इंडिया, फिजी, मॉरिशस, सुरिनामे एंड नेपाल, these are the 5 members of वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट। एंड वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का हेडक्वार्टर कहां पे है? मॉरिशस में। बना कब था? 1999। एंड 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये होगी फिजी में, एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इंडिया। दैट मीन्स इंडिया विल ऑर्गेनाइज 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पे? फिजी में। ऑल राइट, अच्छा, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14th ऑफ सेप्टेंबर। 14th ऑफ सेप्टेंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस। एंड वर्ल्ड हिंदी डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ जनवरी। एक और इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ फरवरी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ फरवरी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे है 4 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ जे एंड राइट साइड पे हैं इनके कुछ निकनेम्स, ठीक है। चलिए इनको मैच करते हैं। भजन सोपोरी, इनको बोला जाता था सेंट ऑफ द संतूर। रसुल मीर, इनको बोलते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर, एंड शादीलाल कौल निकबब। एक बार फिर से, भजन सोपोरी सेंट ऑफ द संतूर, रसुल मीर जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर, एंड शादीलाल कौल निकबब। ऑल राइट, भजन सोपोरी he was a संतूर प्लेयर along with शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा भी संतूर प्लेयर थे, एंड भजन सोपोरी भी संतूर प्लेयर थे। शिव कुमार शर्मा ऑल्सो पास्ट अवे, एंड भजन सोपोरी ऑल्सो पास्ट अवे रिसेंटली। एंड भजन सोपोरी को बोला जाता था सेंट ऑफ द संतूर, सेंट ऑफ द संतूर। रसुल मीर ही वॉज बॉर्न इन डूरू शाहबाद अनंतनाग। डूरू शाहबाद अनंतनाग, ठीक है, डूरू शाहबाद अनंतनाग। एंड रसुल मीर को बोला जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि जॉन कीट्स जो थे ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सो वॉज रसुल मीर बट इन कश्मीरी लैंग्वेज। यानी कि रसुल मीर एक बहुत बड़े कश्मीरी लैंग्वेज के रोमांटिक पोएट रहे हैं। ऑल राइट, एंड कहां से बिलोंग करते हैं? डूरू शाहबाद अनंतनाग। ऑल राइट, अगर आपने इनके जो कुछ इनके फेमस कलाम अगर आपने सुने होंगे, एक मुझे भी याद आ रहा है, वो क्या है? वो है खुश यिवन नुंद बोन वेसिए म्योन सु दिलबर आवनई, थर थर में छम मरब शायद शर्म जिगरस द्रावनई।
वाद कुर्मुत याद छुना साद कोता जोन थस, वाद कुर्मुत याद छुना साद कोता जोन थस, आद नई अद कौन थो थस म्योन दिल संभलावते। ठीक है, ये कुछ लाइंस मैंने आपके लिए पढ़ दी, इनका कुछ फेमस कलाम है। एक और जो बहुत फेमस हो गया था वो है गस्त वसीए लाल मादूरे मेचमूरे ललवुन्नार, गस्त वसीए लाल मादूरे मेचमूरे ललवुन्नार। एंड इसकी जो लास्ट स्टेंजा है इसका वो है रसुल मीर छुई शहबाद डूरे इमछी त्रोमुत इश्क दुकान यीव आशको चेव टूरे टूरे मेचमूरे ललवुन्नार। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ लाइंस पढ़ दी। रसुल मीर ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। ऑलराइट, एक और इम्पॉर्टेंट पोएट जो दूरू शहबाद से बिलोंग करते हैं उनका नाम है महमूद गामी। उनका क्या नाम है? महमूद गामी। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, ही वाज आल्सो फ्रॉम दूरू शहबाद, अनंतनाग। शेख अब्दुल्ला, ही इज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला इज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इनको बोला जाता है शेर कश्मीर। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका नाम है आतिशे चिनार। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आतिशे चिनार, आतिशे चिनार। एंड जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी वो थी December 5 एंड इट वाज ए पब्लिक हॉलीडे। इसको रिसेंटली खत्म किया गया। December 5 पब्लिक हॉलीडे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शेख अब्दुल्ला, इसको खत्म किया गया। एंड जुलाई 13 जिसको कश्मीर में बोला जाता था मार्टियर्स डे, इसको भी खत्म किया गया। ये भी एक पब्लिक हॉलीडे थी, इसको भी खत्म किया गया। अब एक नई पब्लिक हॉलीडे बनाई गई है 23 सितंबर 1895। इस डेट को हरी सिंह पैदा हुए थे एंड 23 सितंबर इज नाउ अ न्यू पब्लिक हॉलीडे। इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज महाराजा हरी सिंह। ऑलराइट, एंड जो 26 ऑफ अक्टूबर है ना 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, ये भी एक नई पब्लिक हॉलीडे है। एक और इंपॉर्टेंट चीज श्रीनगर में है SKICC, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो आपकी मर्जी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसका भी रिसेंटली नेम चेंज किया गया। ठीक है, शेर कश्मीर वाज ड्रॉप्ड एंड नाउ इट इज नोन एज ओनली कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या कॉन्फ्रेंस सेंटर। यह बनाया गया था 1977 में। इसका पहले नाम था क्या? शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड नाउ इट इज नोन एज कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यह भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शादीलाल कौल काफी फेमस एक्टर थे एंड 2020 में इनकी डेथ हो गई। 1990s में इन्होंने एक सीरियल किया था। उस सीरियल में इनका जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था निकबब। ठीक है, एंड वो इतना फेमस हो गया कि लोग इनको इसी नाम से जानते हैं, निकबब। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे जेरोक्स करने जाना है। जेरोक्स का मतलब असल में यू वांट टू से कि आपको फोटोकॉपी करने जाना है, लेकिन जेरोक्स एक कंपनी है जिसने पहले फोटोकॉपियर मशीन बनाई। वो इतनी फेमस हो गई कि इट रिप्लेस द वर्ड फोटोकॉपी। जैसे पहले बोलते थे सर्च, अब हम बोलते हैं गूगल, बिकॉज गूगल इतना फेमस हो गया। अब हम बोलते हैं कि हम नहीं बोलते हैं कि सर्च करो, हम बोलते हैं गूगल करो, बिकॉज गूगल हैज नाउ रिप्लेस द वर्ड सर्च। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड इतना फेमस हो जाता है, वो उस ओरिजिनल वर्ड को ही रिप्लेस कर देता है। वैसा ही इनके साथ हुआ। कश्मीर में जहां तक मैं भी जानता हूं, मैं भी इनको निकबब के नाम से ही जानता हूं, बट इनका रियल नेम है शादीलाल कौल। ऑलराइट, ही वाज ए ग्रेट एक्टर एंड ही पास्ड अवे इन 2020। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लेफ्ट साइड पे है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कुछ फ्रूट्स, एंड राइट साइड पे है स्टेट्स जो इनके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही। दैट मीन्स ऑप्शन डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इज बिहार। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इज बिहार। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जम्मू एंड कश्मीर इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल, पियर, सैफरॉन एंड वॉलनट। जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल, पियर, सैफरॉन एंड वॉलनट। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में एप्पल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही ग्रो नहीं होता है,
देयर आर अदर स्टेट्स एज वेल। पहले नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड एंड फिर तमिलनाडु। दैट मीन्स टॉप 6 एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड तमिलनाडु। ये भी आपको याद होना चाहिए कि एप्पल कहां कहां पे ग्रो होता है इंडिया में। ऑल राइट। Economic and Cooperation Trade Agreement, which is expected to double trade between the two countries to $50 billion. India signed this agreement with which of the following countries? इंडिया ने रिसेंटली ECTA साइन किया। ECTA साइन किया। ECTA मतलब इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कंट्री ए, ये है कंट्री बी। अगर ये आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं, दैट मीन्स इस ए कंट्री से जो सामान बी कंट्री में जाएगा, बी कंट्री उस पे या तो बहुत कम या तो ना के बराबर टैरिफ लगाएगी, यानी कि टैक्स लगाएगी। और सिमिलरली अगर बी कंट्री ए कंट्री में अपना सामान भेजती है, ठीक है, तो ए कंट्री उस पे या तो बहुत कम या तो ना के बराबर टैरिफ या टैक्स लगाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ऑलराइट, इंडिया रिसेंटली साइंड दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एंड ये इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट कब इफेक्ट में आया? इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 29th ऑफ December 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट हुआ वो कब इफेक्ट में आया? 29th ऑफ December 2022। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज। पहले हुआ करते थे स्कॉट मॉरिसन, बट नाउ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एंथनी एल्बनीज। ऑलराइट, एंड ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, एंड उसका नाम है मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम। मैत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ये क्या है? इट इज $11 मिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स जो कहां पे पढ़ाई करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। इट इज अ सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप। ऑलराइट, ये आप याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे है 4 डिजीजेस एंड राइट साइड पे हैं इनके कॉजेज। चलिए इनको मैच करते हैं। ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट पॉइजनिंग, डैमेज टू नर्वस सिस्टम लेड, एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको बोलते हैं COPD, एंड इट इज कॉज्ड बाय PM10। एक बार फिर से, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, डैमेज नर्वस सिस्टम लेड, एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज PM10। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मीनामाटा disease is caused by mercury poisoning. Minamata disease is caused by mercury poisoning. And Itai disease, it is caused by cadmium poisoning. One more important thing, PM10 and PM2.5, particulate matter 10 and particulate matter 2.5, इनमें से कौन सा ज्यादा हार्मफुल है? इन दोनों में से सबसे ज्यादा हार्मफुल है PM2.5। क्यों? बिकॉज द फाइनर ऑफ द पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल छोटे होंगे साइज में उतना ज्यादा वो डैमेज करते, उतना ज्यादा वो अंदर चले जाते। बिकॉज अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा पार्टिकुलेट मैटर का, तो देयर आर चांसेस कि जो हमारा नोज हेयर है वो उसको फिल्टर करेगा, वहीं पे रोक देगा। बट अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो ऑक्सीजन के साथ वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे कॉज मोर डैमेज एज कंपेयर टू PM10। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। PM10 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 10 माइक्रॉन्स और लेस। पार्टिकुलेट मैटर 10, PM10 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 10 माइक्रॉन्स
और लेस, 10 माइक्रॉन्स और लेस। एंड PM 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रॉन्स और लेस, 2.5 माइक्रॉन्स और लेस। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर वॉज लॉन्च्ड इन द फेमस डल लेक, बिल्कुल सही। कबूतर खाना ऑल्सो नोन एज मिशन कश्मीर पॉइंट इन डल लेक यूज्ड टू बी द फेवरेट आउटिंग फॉर द लास्ट प्रिंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, करण सिंह, ये स्टेटमेंट भी सही है। एशियाज लार्जेस्ट फिश फार्म इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड द ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ अनंतनाग अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम इज ट्राउट फिश, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी गलत क्यों है? क्योंकि ब्रिंगी एंड पोहरू दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम, बट फिरोजपुर नाला एंड दूधगंगा आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। ऑल राइट, एक बार ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम कौन कौन सी है? मेरे साथ दोहराइए। ब्रिंगी, सांद्रन, लिदर, अरपल, सिंध, पोहरू, एरिन एंड मधुमती। एक बार फिर से, ब्रिंगी, सांद्रन, लिदर, अरपल, सिंध, पोहरू, एरिन एंड मधुमती। These are the important right bank tributaries of Jhelum, and left bank tributaries are Vishav, Rambiyar, Romshi, Suknag, दूधगंगा, फिरोजपुर नाला एंड बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं निंगली, लेकिन कुछ पढ़ते हैं निंगल, जो आपकी मर्जी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज विशव, रंबियार, रोमशी, सुखनाग, दूधगंगा, फिरोजपुर नाला एंड निंगली। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। झेलम कहां से निकलता है? वेरीनाग, अनंतनाग, एंड देन झेलम रिवर ड्रेन्स इनटू वुलर लेक। श्रीनगर सिटी इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। ऑल राइट, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे 4 लेक्स एंड राइट साइड पे प्लेसेस जहां पे लोकेटेड है, इनको मैच करना है। चलिए करते हैं। लेक दमदमा हरियाणा, अनंगताल लेक दिल्ली, टॉर्टाइज लेक असम एंड सोमगो लेक सिक्किम। एक बार फिर से, लेक दमदमा हरियाणा, अनंगताल लेक दिल्ली, टॉर्टाइज लेक असम एंड सोमगो लेक सिक्किम। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट लेक्स भी आपको सारे याद करने हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं भोजताल लेक, आपको पता होना चाहिए कि ये लेक कहां पे है। ये है कहां पे? मध्य प्रदेश में। चिलिका लेक उड़ीसा, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, ठीक है। सांबर लेक राजस्थान, पिचोला लेक राजस्थान, जयसमंद लेक राजस्थान, फतेह सागर लेक राजस्थान, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र, लोकतक लेक मणिपुर। ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स आपको याद होने चाहिए। कुरिल आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। कुरिल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कुरिल आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। यहां पे आइए, यह है रशिया एंड यह है जापान। अब मैं इस वाले पार्ट को यहां पे जूम कर रहा हूं। जापान, as we already know, it consists of 4 major islands: Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu. Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu. Hokkaido के ऊपर ही कुरिल आइलैंड्स लोकेटेड है एंड दीज आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। ऑल राइट, ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये है सेनकाकू आइलैंड्स, ये है सेनकाकू आइलैंड्स एंड दीज आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, ताइवान एंड जापान। सेनकाकू आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, ताइवान एंड जापान। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये है कैस्पियन सी एंड कैस्पियन सी के बॉर्डर पे यहां पे है अजरबैजान एंड ये ग्रीन वाला है आर्मीनिया, ठीक है। दे आर ऑल्सो एट वॉर विद ईच अदर। क्यों? इनका एक डिस्प्यूटेड रीजन है एंड उस डिस्प्यूटेड रीजन का नाम है नगोर्नो काराबाख रीजन। नगोर्नो काराबाख रीजन, इसकी लोकेशन ठीक से देखिए। यह है नगोर्नो काराबाख रीजन एंड आर्मीनिया एंड अजरबैजान इसी नगोर्नो काराबाख रीजन पे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब हुआ क्या? रिसेंटली हुआ यह कि आर्मीनिया ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
यानी कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर 2000 करोड़। एक 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आर्मीनिया ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया। क्यों? क्योंकि इंडिया आर्मीनिया को सप्लाई करेगा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ऑलराइट, ये इंडिया का इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है एंड इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। एंड इंडिया किसको ये देगा? आर्मीनिया को। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट कश्मीरी लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज। कश्मीरी लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कहवेट इज द करेक्ट आंसर। ये लॉन्च हुआ था 2011 में एंड कहवेट ये कश्मीरी वर्ड है एंड इट मीन्स टच स्टोन इन इंग्लिश। इट मीन्स टच स्टोन इन इंग्लिश। ऑलराइट, संगरमाल ये भी एक कश्मीरी न्यूज़पेपर है। कोशुर अखबार ये भी एक कश्मीरी लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर है। तामिल इरशाद ये एक उर्दू न्यूज़पेपर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन द ईयर 2003 मोबाइल टेलीफोन सर्विस वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। 2003 में मोबाइल टेलीफोन सर्विस को जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद मेड फर्स्ट फोन कॉल टू द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। 2003 में मोबाइल टेलीफोन सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुई। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहली फोन कॉल की थी श्रीनगर से किनको? उस टाइम के चीफ प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है और गवर्नर को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि गवर्नर एलजी हैज टू टेक इमीडिएट एक्शन, तो एलजी के पास एक पावर है जिसको बोलते हैं पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन एंड ऐसी कंडीशंस अराइज हो कि एक ऑर्डिनेंस की जरूरत हो, तो एलजी एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। आपको बताना है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली वापस से रीअसेंबल होगी, आपको बताना है कि ये ऑर्डिनेंस कब एक्सपायर होगी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6 वीक्स। दैट मीन्स जो ऑर्डिनेंस एलजी ने पास की व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली वाज नॉट इन सेशन, वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी एट आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। रीअसेंबली ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद 6 वीक्स के बाद ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। ऑलराइट, एंड अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है कि उस पीरियड से पहले ही एक्सपायर होनी चाहिए, देन दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन जिस रेजोल्यूशन में इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव करना है। ऑलराइट, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर he can also withdraw the ordinance at any point of time. I hope ये आपको समझ आ गया होगा। Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited is constructing world's first electrified double stack container tunnel in which of the following states? दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल बन रही है किस स्टेट में? एंड बना कौन रहा है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी बनी थी इन द ईयर 2006 एंड इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। एंड दिस कंपनी इज अ होली ओन्ड कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऑलराइट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स बना रही है। एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह बन रहा है पंजाब टू वेस्ट बंगाल एंड यह बन रहा है उत्तर प्रदेश टू महाराष्ट्र। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है? 1873 किलोमीटर्स एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ है 1503 किलोमीटर्स। ऑलराइट,
ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इन चारों में से। यूट्रिकुलेरिया इज ए कार्निवोरस प्लांट ओनली, गलत। यूट्रॉफिक लेक्स बिकम द मोस्ट फेवरेबल जोन्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ, गलत। सेराल कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, बिल्कुल गलत। एंड द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ईओ विल्सन पास्ड अवे रिसेंटली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड दिस इज आवर आंसर। ऑल राइट। यूट्रिकुलेरिया, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है ब्लैडर वॉट। इसका कॉमन नेम है ब्लैडर वॉट एंड इट इज अ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर, यानी कि अपना खाना खुद बनाता है। तो फिर ये कार्निवोरस प्लांट क्यों है? ये कार्निवोरस प्लांट इसलिए है बिकॉज इट हैज टू ओवरकम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इट हैज टू ओवरकम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, दैट्स व्हाई इट ट्रैप्स इंसेक्ट्स। ऑल राइट। कुछ इंपॉर्टेंट कार्निवोरस प्लांट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। एक है पिचर प्लांट, इसको बोलते हैं सैरासीनिया, इसको बोलते हैं सैरासीनिया। एक होता है सनड्यू, इसको बोलते हैं ड्रोसेरा, इसको बोलते हैं ड्रोसेरा। एक होता है यूट्रिकुलेरिया, अभी हमने देखा, एंड इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लैडर वॉट। इसका कॉमन नेम है ब्लैडर वॉट, यानी कि यूट्रिकुलेरिया। ऑलराइट। एक और होता है वेनस फ्लाई ट्रैप, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बट टू ओवरकम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी दे ट्रैप इंसेक्ट्स। ऑलराइट। यहां पे लिखा था कार्निवोरस प्लांट ओनली, ये गलत है इसीलिए, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। दूसरा, यूट्रॉफिक लेक्स बिकम द मोस्ट फेवरेबल जोन्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत है क्यों? यहां पे देखिए, ये है यहां पे पहले, ये है ब्लैडर वॉट, या जिसको बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया, कार्निवोरस प्लांट। यहां पे आइए, जब हम किसी क्रॉप में फर्टिलाइजर डालते हैं तो ईदर थ्रू रन ऑफ और थ्रू लीचिंग ये फर्टिलाइजर कहां पे पहुंच जाते हैं? अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में। ये मान लो यहां पे एक लेक है या पॉन्ड है या ओशन है, जो भी आप अज्यूम कर सकते हो। अब होता क्या है, जो फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडी में पहुंचते हैं, ठीक है, स्पेशली फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? लेक में होता है एल्गल ब्लूम, मतलब एल्गी काफी ज्यादा ग्रो होती है। कहां पे? एट द सरफेस ऑफ द लेक। उसके बाद होता क्या है? व्हेन दिस एल्गी डाइज एंड ये सेटल हो जाती है कहां पे? एट द बॉटम ऑफ द लेक। उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको डिकम्पोज करने लग जाते हैं, एंड वो बैक्टीरिया इसको एराबिकली डिकम्पोज करते हैं। दैट मीन्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी। वो क्या करते हैं? जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो उसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बाकी एक्वेटिक लाइफ होती है ना, दैट एक्वेटिक लाइफ सफोकेट्स एंड इवेंचुअली जो यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज होती है ना, दे बिकम डेड जोन्स दैट आर इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। एक बार फिर से, यूट्रॉफिकेशन क्या, इसकी मीनिंग क्या होती है? फिर इसकी मीनिंग होती है इट इज द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी। यूट्रॉफिकेशन इट इज द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी, स्पेशली फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है उस वाटर बॉडी में, एंड व्हेन दैट एल्गी डाइज, इनको डिकम्पोज करने आ जाते हैं बैक्टीरियाज, दे कंज्यूम ऑक्सीजन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अदर aquatic life suffocates, and eventually eutrophic water bodies become dead zones that are incapable of supporting life। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा काफी अच्छे से। वापस आइए, इसमें लिखा है कि सेराल कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। यहां पे देखिए, सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन होता है it is a series of changes that occur in a community over time. Succession means series of changes that occur in a community over time. या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, succession is the order of colonization of species in an ecosystem. दोनों तरीके से आप succession को डिफाइन कर सकते हो। या तो आप बोल सकते हो कि it is
सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन ए कम्युनिटी ओवर टाइम, या आप ये बोल सकते हो कि इट इज द ऑर्डर ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। सक्सेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन एंड दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। इनकी डिफरेंस ये होती कि अगर कोई बेयर एरिया होगा जहां पे कोई भी हैबिटेशन पहले नहीं थी, जो वहां पे सक्सेशन होगी उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन उस सक्सेशन को बोलते हैं जो ऐसे एरिया पे स्टार्ट होगी जहां पे ऑलरेडी कोई कम्युनिटी रह रही थी एंड दैट कम्युनिटी गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एनी रीजन XYZ, फॉरेस्ट फायर या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसकी वजह से वो कम्युनिटी खत्म हो गई एंड जो नेक्स्ट कम्युनिटी उसी एरिया पे आएगी या ग्रो होगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ऑलराइट, जो पहली मतलब स्पीशीज, ठीक है, यहां पे आ जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पीशीज, उसको बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज, सॉरी उसको बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज। ऑलराइट, उसके बाद जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज, या जो कम्युनिटीज होती है उनको बोलते हैं सेराल कम्युनिटी। यानी कि पहली इनको बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी, जो बीच वाली होती है उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कम्युनिटीज या सेराल कम्युनिटीज, एंड जो लास्ट में होती है उनको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉम्प्लेक्स, स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। यानी कि सबसे लास्ट में मच्योर या स्टेबल कौन सी कम्युनिटी होती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जबकि यहां पे लिखा था सेराल कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। यानी कि पहले होती है पाइनियर कम्युनिटी, उसके बाद सेराल कम्युनिटी एंड उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। ऑलराइट, अगर सक्सेशन होगा बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल फैक्टर्स उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, एंड अगर सक्सेशन होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फोर्सेस उसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। यानी कि ऑटोजेनिक सक्सेशन बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड एलोजेनिक सक्सेशन मीन्स सक्सेशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑलराइट, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने लिखा है लास्ट वाला, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी E.O. विल्सन पास्ड अवे रिसेंटली। ये है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय Walter G. Rosen coined the term biodiversity, but father of biodiversity किनको बोलते थे? E.O. विल्सन। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको याद करने हैं कि वो टर्म किसने क्वाइन की है। जैसे कि इकोसिस्टम टर्म वाज क्वाइंड बाय A.G. Tansley, इकोसिस्टम टर्म वाज क्वाइंड बाय A.G. Tansley, सक्सेशन टर्म वाज क्वाइंड बाय हल्ट। ऑलराइट, ऐसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड एंड फूड चेन, ये दो कॉन्सेप्ट किसने दिए थे? चार्ल्स एल्टन। एंड 10% लॉ किसने दिया था? 10% लॉ दिया था लिंडमैन। 10% लॉ वाज गिवन बाय लिंडमैन। एंड इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? इकोलॉजी टर्म दी थी अर्नेस्ट हैकल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, as per the Indian Tourism Statistics 2022 report, the top states or union territories in terms of domestic visits were Tamil Nadu and J&K. पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स 15% टू द इकोनॉमी ऑफ J&K, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जम्मू एंड कश्मीर विटनेस्ड द हाईएस्ट फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट सिंस 1947। फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2022 1.6 करोड़ टूरिस्ट्स हैव विजिटेड द वैली, ये स्टेटमेंट सही है। That means option D 3 only is the correct answer. All right. ये जो इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स है ना 2022, इसके हिसाब से डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां गए हैं? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कहां गए हैं? तमिलनाडु। एंड जो फॉरेन टूरिस्ट है ना वो सबसे ज्यादा कहां गए हैं? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कहां पे गए हैं वो? महाराष्ट्र। डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां पे? तमिलनाडु। एंड फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां पे? महाराष्ट्र। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कहां गए हैं? तमिलनाडु। कहां गए हैं? तमिलनाडु। अच्छा, ये तमिलनाडु क्यों जाते हैं? ये तमिलनाडु में क्या देखने जाते हैं? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट
मॉन्यूमेंट्स एट ममालपुरम और महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम या ममालपुरम, वही मॉन्यूमेंट्स देखने ये टूरिस्ट्स वहां पे जाते हैं। कहां पे? तमिलनाडु। यानी कि फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां पे? महाराष्ट्र। एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां पे? तमिलनाडु। इनफैक्ट जेएंड के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं आता है। ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है जब हम जम्मू एंड कश्मीर की जीके पढ़ रहे थे। टूरिज्म कंट्रीब्यूट 15% टू द इकोनॉमी ऑफ जेएंड के, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है टू दी जीडीपी ऑफ जेएंड के। कितना? ऑलमोस्ट 56%। ठीक है, ये एक रफ डेटा है, 2019 का डेटा है, लेकिन एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा आंसर निकालने में। यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? सर्विसेज सेक्टर। उसके बाद इंडस्ट्री 27.8%, उसके बाद एग्रीकल्चर 16%, उसके बाद टूरिज्म कितना? ऑलमोस्ट 6.98%। ठीक है, यानी कि 15% बिल्कुल ही गलत है, दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है। एंड ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये रिसेंटली जो पीयूष गोयल है उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि जनवरी से अक्टूबर 2022 के बीच में 1.6 करोड़ टूरिस्ट्स हैव विजिटेड द वैली एंड इट इज अ रिकॉर्ड। 1947 से आज तक कभी भी इतने टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आए हैं। ठीक है, जो जितने इस साल आए हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको याद रखना है कि बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द ईयर 2022-2023 इज 1.12 लाख करोड़ 1.12 लाख करोड़। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इज 7.5%। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने बोला कि सर्विसेज सेक्टर जो है इट कंट्रीब्यूट 56% टू द इकोनॉमी ऑफ जेएंडके। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी है वो किस टाइप की इकोनॉमी है, जम्मू एंड कश्मीर इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर करता है? सर्विसेज सेक्टर। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स गॉट इट्स सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 100 years विद द कमीशनिंग ऑफ ए न्यू फैसिलिटी एट शिखोवी। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों स्टेट्स में से वो स्टेट कौन सी है जिसको अपना सेकंड रेलवे स्टेशन मिला आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 100 years। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नागालैंड में पहला स्टेशन था, उस स्टेशन का नाम था दीमापुर। ये बना था 1903 में। एंड आफ्टर मोर देन 100 years नागालैंड को अपना दूसरा स्टेशन मिला, रेलवे स्टेशन, एंड उस स्टेशन का नाम है शिखोवी। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स ये कहां पे होगा? ये भी होगा नागालैंड में। ऑलराइट, सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स कहां पे हुआ था? ये हुआ था मेघालय में इसी साल, मतलब पिछले साल हुआ था मेघालय में। एंड जो मेडल टैली में जिसने टॉप किया था वो था मणिपुर। यानी कि सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स कहां पे हेल्ड हुआ था? मेघालय, एंड मणिपुर टॉप्ड द मेडल टैली। थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स कहां पे होगा? नागालैंड में। एंड नागालैंड को ही अपना सेकंड रेलवे स्टेशन मिला आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 100 years। Part 11 of J&K Reorganization Act talks about apportionment of assets and liabilities. Under Section 84, subsection 3, the process of apportionment shall be completed within a period of dash from the appointed day. पार्ट 11 डील करता है किससे?
अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से आपको बताना है कि सेक्शन 84 सब सेक्शन 3 के हिसाब से ये जो प्रोसेस है किसकी, अपोर्शनमेंट की, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द प्रोसेस ऑफ अपोर्शनमेंट शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में अपोर्शनमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करना है फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। Who among the following is the first Asian American to appear on US currency? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी पर्सनैलिटी पहली एशियन अमेरिकन बनी है टू अपीयर ऑन यूएस करेंसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एना मे वोंग इज द करेक्ट आंसर। एना मे वोंग हैज बिकम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू अपीयर ऑन यूएस करेंसी। ऑलराइट, यून सुक्योल, ही इज अ मेल and he is the president of South Korea. He is the president of South Korea. South Korea की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है वॉन। करेंसी है वॉन, ये भी आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, यूएसए प्रिंट्स इट्स फर्स्ट बैंक नोट्स विद विमेन सिग्नेचर्स। यूएसए ने रिसेंटली बैंक नोट्स प्रिंट किए जिन पे किन के सिग्नेचर थे, 2 विमेन के सिग्नेचर। ऑलराइट, एक था $1 करेंसी एंड एक $5 करेंसी। एंड जिन विमेन के सिग्नेचर थे इस पे, एक है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जिनका नाम है जेनेट येलन। जेनेट येलन, ये कौन है, ये है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। जैसे इंडिया में होता है ना फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी मीन्स अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड जो ट्रेजरी चीफ है उनका नाम है लिन मलेरबा। लिन मलेरबा। इन 2 फीमेल्स के सिग्नेचर थे किस पे, बैंक नोट्स पे। कहाँ पे, यूएस में। एंड उन बैंक नोट्स को रिसेंटली प्रिंट किया गया। किनके सिग्नेचर थे, जेनेट येलन एंड लिन मलेरबा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट। पहला है, सेंसस ऑफ ए कंट्री इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू व्हेन इट कैन बी कंपेयर्ड विद द सेंसस ऑफ अदर कंट्रीज विच आर टेकन एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम। दिस इज नोन एज यूनिवर्सैलिटी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सेंसस ऑफ ए कंट्री इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू व्हेन इट कैन बी कंपेयर्ड विद द सेंसस ऑफ अदर कंट्रीज विच आर टेकन एट द अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी। इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी, ठीक है। एंड यूनिवर्सैलिटी मीन्स इंक्लूड ईच एंड एवरी पर्सन इन द सेंसस विदाउट डुप्लीकेशन। दूसरा, द फर्स्ट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय हटन इन ढाका, नाउ ढाका। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? द फर्स्ट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय हेनरी वॉल्टर इन 1830 इन ढाका। यानी कि बाकी सब सही है, लेकिन हटन के बदले यहां पे आएगा हेनरी वॉल्टर। एंड हेनरी वॉल्टर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सेंसस। एंड 1872 में पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट किया गया। उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो। एंड फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881 एंड उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। दैट मीन्स पहला हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ जुलाई। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई। दैट मीन्स ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है, इसके लिए कॉन्फिडेंस काफी लगता है ये आंसर मार्क करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल सेंसस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल सेंसस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ फरवरी। नेशनल सेंसस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ फरवरी एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 लॉर्ड मायो एंड फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन। India will export green energy from 2025. The first country to which India will export green energy is India
एक्सपोर्ट करेगा ग्रीन एनर्जी कब से? 2025 से। एंड आपको यह बताना है कि पहली कंट्री जिसको इंडिया ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा इन 2025 वो कौन सी कंट्री है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने आसियान का नाम सुना है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन द ईयर 1967। ऑलराइट, एंड इसके मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री है? मेरे साथ एक ट्रिक दोहराइए। आईपीएल, टीवी, ब्रेंडन मैकलम स्कोर्ड ए मैग्निफिसेंट सेंचुरी। आईपीएल चल रहा है टीवी पे एंड ब्रेंडन मैकलम ने एक काफी बढ़िया सेंचुरी लगाई। दिस इज द ट्रिक, थंब रूल। आईपीएल टीवी ब्रेंडन मैकलम स्कोर्ड ए मैग्निफिसेंट सेंचुरी। ये कौन कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया एंड कंबोडिया। एक बार फिर से, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया एंड कैम्बोडिया। ठीक है, लेकिन रिसेंटली ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे भी इसको बोलते हैं, इट बिकेम 11th मेंबर ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? जो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर थी उनका नाम था एंजेला मर्कल। इनको, एंजेला मर्कल को यूनेस्को पीस प्राइज मिला, यूनेस्को पीस प्राइज 2022। एंजेला मर्कल, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, इनको मिला यूनेस्को पीस प्राइज 2022। एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इसी साल इनको मिला, वो क्या है? वो है नानसेन रेफ्यूजी प्राइज, नानसेन रेफ्यूजी प्राइज 2022। ये भी किनको मिला? एंजेला मर्कल को। यानी कि एंजेला मर्कल को इस साल, मतलब पिछले साल, 2 अवार्ड मिले। एक यूनेस्को पीस प्राइज 2022, दूसरा नानसेन रेफ्यूजी प्राइज 2022। नानसेन रेफ्यूजी प्राइज कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा रेफ्यूजीज को वेलकम किया। कहां पे? जर्मनी में, व्हेन शी वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी, एंड फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज इनको ये 2 अवार्ड्स पिछले साल दिए गए। ऑलराइट, अभी के टाइम पे जर्मनी के जो चांसलर है उनका नाम है ओलाफ स्कॉल्स। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज गोइंग टू बी दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर द 6th टाइम। एंड बेंजामिन नेतन्याहू की रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, उसका नाम है बीबी माई स्टोरी। इनको प्यार से बीबी बुलाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी है बीबी माई स्टोरी। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहां पे यूएसए है, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट है बराक ओबामा। इनकी लास्ट ईयर एक बुक आई थी जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहला, लावा डांस इज परफॉर्म्ड इन महाराष्ट्र, बिल्कुल गलत। लावा डांस इज परफॉर्म्ड इन लक्षद्वीप। दूसरा, बानेश्वर मेला टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड दिस इज आवर आंसर। तीसरा, गटका इज अ मार्शल आर्ट परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, गलत। गटका इज ए मार्शल आर्ट परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। एंड इन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट रेड सैंडस्टोन was used, ये भी गलत। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रे सैंडस्टोन was used। दैट मीन्स पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत एंड चौथा गलत। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, यहां से जी, यहां से आप जी पकड़ोगे, ग्रे सैंडस्टोन, एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रेड सैंडस्टोन। लावा डांस लक्षद्वीप। महाराष्ट्र में फिर क्या होता है? लावणी। महाराष्ट्र में कौन सा डांस होता है? लावणी।
बानेश्वर मेला टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। गटका मार्शल आर्ट्स कहाँ का है? पंजाब का। जैसे कलारी पैटू मार्शल आर्ट है कहाँ का? केरला का। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे 4 पर्सनैलिटीज एंड राइट साइड पे ये अभी के टाइम पे कौन सा पोस्ट होल्ड कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इनको मैच करते हैं। ताशिर अबस्तन, ही इज करंटली द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अरुण कुमार मेहता, ही इज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। शाहिद इकबाल चौधरी, ही इज द सीईओ ऑफ मिशन यूथ। एंड सैयद आबिद रशीद शाह, ही इज द सीईओ ऑफ झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। एक बार फिर से, ताशिर अबस्तन, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अरुण कुमार मेहता, ही इज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। शाहिद इकबाल चौधरी, ही इज द सीईओ ऑफ मिशन यूथ। एंड सैयद आबिद रशीद शाह, ही इज द सीईओ ऑफ झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये बना था 5 सितंबर 2018 एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1000 करोड़ का लोन दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक एंड एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। ऑलराइट, ये भी मैंने इससे पहले आपको बताया है कि झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, it is a project funded by World Bank and it is a $250 million project. $250 million project is झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। 2014 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। ऑलराइट, एंड ताशिर अबस्तन इज द फर्स्ट लद्दाखी टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ऑलराइट, अरुण कुमार मेहता अभी के टाइम पे चीफ सेक्रेटरी भी है ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी। Chief Secretary of J&K Union Territory Arun Kumar Mehta, and he is also the chairman of Jammu and Kashmir Infrastructure Development Finance Corporation. Which among the following countries launched a solid fueled rocket called Zuljana in space? किस कंट्री ने एक रॉकेट जिसका नाम है जुलझना उसको लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान इज द करेक्ट आंसर। ईरान इज द करेक्ट आंसर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ईरान का एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है घायीम। यह है रॉकेट, एक है सैटेलाइट, उसका नाम है घायीम 100। यह सैटेलाइट है कहाँ की? यह भी ईरान की है। एक और सैटेलाइट ईरान की जिसका नाम है नूर, यह भी एक सैटेलाइट है एंड ये भी कहाँ की है? ईरान की। आज से 1.5 साल पहले ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था एंड उस सुपर कंप्यूटर का नाम था सिमॉर्ग। उस सुपर कंप्यूटर का नाम था सिमॉर्ग। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिमॉर्ग किस कंट्री का सुपर कंप्यूटर है तो किसका है? ईरान। जुलझना ईरान, नूर ईरान, घायीम 100 ईरान एंड सिमॉर्ग सुपर कंप्यूटर इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ईरान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाराजा प्रताप सिंह। पहला है, ड्यूरिंग हिज रीन 1 डिग्री कॉलेज एट ईच कैपिटल विच इज जम्मू एंड श्रीनगर वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये स्टेटमेंट सही है। ही एस्टैब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन ब्यूरो जिसको बोलते थे दारुल तर्जुमा। ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बानीहाल कार्ट रोड एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर 1915। बानीहाल कार्ट रोड वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर 1915 बट Pratap Singh did not order the construction of Banihal Kart Road. Rather, Ranbir Singh ordered the construction of Banihal Kart Road. And JVC Road from Kohala to Baramulla was constructed during his reign. This statement is also correct. That means option C, 1 and 4 is the correct answer. 1 and 4 only is the correct answer. SP कॉलेज श्रीनगर में बना था 1905 में ड्यूरिंग द रीन ऑफ प्रताप सिंह। SP कॉलेज श्रीनगर 1905। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू 1907। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू 1907, ये भी किसके टाइम पे? प्रताप सिंह के टाइम पे। एंड टू इम्पार्ट हायर एजुकेशन, उसके लिए अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना 1914, कहाँ पे? श्रीनगर में। एंड श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल 1924 में कहाँ पे बना? जम्मू में। ऑलराइट,
यानी कि श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर 1905, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू 1907, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1914 श्रीनगर एंड श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल 1924 जम्मू. All right. Ranbir Singh ordered the construction of Banihal Cart Road, and Banihal Cart Road was completed in the year 1915 and it was thrown open to the public in the year 1922. Cost of Banihal Cart Road बनने में कितना पैसा लगा? 40 लाख रुपीज. 40 लाख रुपीज. ऑल राइट. ट्रांसलेशन ब्यूरो या दारुल तर्जमा ये बना था रणबीर सिंह के टाइम पे. ये बना था रणबीर सिंह के टाइम पे. एंड जेवीसी रोड फ्रॉम कोहाला टू बारामूला वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीना प्रताप सिंह. ये भी सही है. जेवीसी रोड कोहाला टू बारामूला बना था इन द ईयर 1889 एंड इट वाज एक्सटेंडेड अप टू श्रीनगर इन द ईयर 1897. कौन सा रोड? जेवीसी रोड. ऑल राइट. एंड जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन, इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1890 एंड वो भी किन के टाइम पे? प्रताप सिंह के टाइम पे. ऑल राइट. ये आपको याद रखना है. सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. एंड ये भी आपको याद होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज प्रताप सिंह. 1885 से लेकर 1925 ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है जम्मू एंड कश्मीर पे. यहां पे मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो कहां पे हुई? शर्म अल शेख इजिप्ट. कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपको याद होने चाहिए. पहला है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 27. यहां पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ टू प्रोवाइड एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया. कहां पे? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP27 में एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया जिससे फंडिंग मिलेगी किनको? वल्नरेबल कंट्रीज को. दूसरा, 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, इन्होंने ज्वाइन किया एक ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस. 9 कंट्रीज जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, यूएस एंड जापान है, इन्होंने ज्वाइन किया ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस. ऑल राइट. तीसरा, एक इनिशिएटिव जिसको लीड किया किसने? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया. इन्होंने बनाया एक मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट. मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट. इसमें कौन कौन है? एक तो यूएई एंड इंडोनेशिया, उसके बाद इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन. इन्होंने इस मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन किया. एंड इंडिया ने अनाउंस किया इट्स LTLEDS, ए रोड मैप टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070. इंडिया का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनना इन द ईयर 2070. 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनना है. एंड इंडिया ने इसी के लिए एक रोड मैप अनाउंस किया जिसका नाम है LTLEDS. ये क्या है? यहां पे आइए. ये है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. यहां पे भी है कि इंडिया ने यहां पे क्या कहा COP27 में. एंड ओवरऑल जो बाकी कंट्रीज हैं COP27 में इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या हुई अभी हमने देखा ना. मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस. ठीक है. एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटेड फंड भी बनाया गया, लॉस एंड डैमेज फंड भी बनाया गया, एंड एक्शन ऑन वाटर एडाप्टेशन और रेजिलियंस भी बनाया गया, एंड ग्लोबल शील्ड प्लान भी बनाया गया. इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, हो सकता है एग्जाम में इससे शायद कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए. एंड COP28 कहाँ पे होगी? कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड, COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट एंड COP28 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ऑल राइट. आई होप आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी होगी आज एंड आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा. विद दिस वी रैप अप दी सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वाज आवर लास्ट क्लास. अब हमारी मुलाकात होगी एग्ज़ाम के बाद. टेक केयर दोस्तों. मेहनत करते रहिए, बिकॉज अगर आप मेहनत करते रहोगे आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होगी. ऑल राइट. एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज कहते हैं कि द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेसर यू स्वेट इन द एक्चुअल बैटल फील्ड. जितना आप घर पे मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम में आसानी होगी. ऑल राइट. बाकी आपकी मर्जी. द चॉइस इज ऑल योर्स. इट्स योर लाइफ. You can do whatever you want. Thank you for watching this video. And अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी हेल्प
हो रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है ऐसा तो यू कैन डिसलाइक दिस वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।